हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में गॉसेस थ्योरम का डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने आप लोगों को गॉसेस थ्योरम के बारे में आपको डिस्कशन किया था कि गॉसेस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, आज हम लोग इसका जो है डेरिवेशन यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आप लोगों को ये बताया था कि इसकी जो डिफिनेशन बताई होगी, ठीक, जो डिफिनेशन बताई होगी, डिफिनेशन अर्थात नियम बताया होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये हमने आपको बताया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। ठीक है, और तुमको इसकी क्या करनी है, इसकी उपपत्ति करनी है। समझ गए? ये तुमको लाना है कि यहाँ पर हम कैसे इसको फार्मूला इसका लाते हैं। तो लाने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो चित्र बनाया इधर देखेंगे, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक कोई प्लस Q आवेश मान लेते हैं, ठीक, जो कि किसी बिंदु O पर रखा है। हमने मान लिया कि कोई प्लस Q आवेश है जो बिंदु EO पर स्थित है, अवस्थित है, जो भी लिखें, और बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बिंदु P के सापेक्ष जो है हम इसका एक लघु खंड अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव, जो हमने एक काल्पनिक जो है पृष्ठ बनाया है, इसको बोल सकते हैं ये कोई काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, और उस पृष्ठ जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो A है, और जो लघु खंड अवयव क्षेत्रफल है वो DA है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो गया वो DA वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर E है और DA, ठीक है, DA है, इसके बीच का कोण हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी है कि माना कोई बिंदु प्लस Q आवेश है, बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमें निकालनी है। ठीक, इस बिंदु पर कितनी हो सकती है। ठीक, और उसके सापेक्ष जो अल्पांश क्षेत्रफल अवयव होगा, उसके सापेक्ष क्या होगा, हम ये अल्पांश लघु क्षेत्रफल अवयव एक काट लेते हैं, उसमें जो है उसका जो E होगी और DA वेक्टर होगा, हमने बताया था वो अभिलंबवत बाहर की ओर होगी जब फ्लक्स पढ़ाया होगा। ठीक, तो वही जो है जो बाहर की ओर डिस्ट फ्लक्स होगा उसका मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया होगा कि प्लस Q, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए क्या बताया था, R दूरी पर अगर स्थित है तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0, ठीक, और Q/r²। ये सबसे पहले हमने आपको जो है एक डेरिवेशन कराया होगा कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, उसका हमने मान आपको बताया था, इसका डेरिवेशन भी बताया गया था। ठीक, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, R बिंदु पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक, वहाँ पर हमने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, इसकी दिशा भी हमने बताया था, इसकी जो दिशा होगी वो O से P की ओर होगी। ठीक है, इसकी दिशा होगी वो O से P की ओर होगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इसमें जो क्षेत्रफल वेक्टर दिया है तुम्हारे पर, क्षेत्रफल वेक्टर DA, ठीक है, और E, इसके मध्य कोण हमने क्या माना है, थीटा। ठीक है, अच्छा, जब इसके मध्य कोण माना है तो इससे निर्गत बाहर की ओर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, बाहर की ओर निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसका जो वैद्युत फ्लक्स हम निकालें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं लिख रहे हैं, डेरिवेशन आप देखिएगा, जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हमने आप लोगों को सूत्र बताया था। चूँकि हम ये अल्पांश लंबाई की कारण कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, D फाई E बराबर E डॉट DA। हमने आप लोगों को पहले जो है इसके विषय में बताया था। ठीक, अब चूँकि इसके बीच का कोण अगर थीटा है, ठीक है, तो D फाई E बराबर क्या होगा, E DA cos थीटा।
कॉस थीटा क्यों होगा? क्योंकि ये जो इसका डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा रेशियो जो आता है वो कॉस का आता है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, चूँकि हमको मालूम है कि ई की वैल्यू जो है हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक, तो जो डी फाई ई इक्वल होगा वो यहाँ पर अगर हम ई की वैल्यू रख देते हैं तो ई की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0। ठीक, और Q अपॉन में r², और यहाँ पर लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं? इतनी चीज़ हमने आपको जो है आपके सामने लिख दी। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए, इससे पहले हमने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में जो बताया गया होगा वो घनकोण के विषय में बताया गया था। ठीक है, तो घनकोण के विषय में क्या बताया गया था कि अगर कोई क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव डी दिया है और उसमें हमने बताया था कि ये आगे काम आएगा आपके, कि उसमें थीटा कोण दिया है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है हमने बताई थी कि ये देखिए यहाँ पर हमने डी ओमेगा बनाया कि नहीं। ठीक है, ये घनकोण है। ठीक, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? जब थीटा कोण है तो डी ए कॉस थीटा अपॉन r² बराबर। ठीक है, चूँकि लिखेंगे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो डी फाई ई बराबर कितना होगा? 1/4πε0। Q जो है यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी ए कॉस थीटा अपॉन में r²। ठीक, इसकी वैल्यू जो हमने पहले लिख दी है यहाँ पर लिखिए कि ये किसके इक्वल है? डी ओमेगा के बराबर। तो डी फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। ठीक है, इतना जो है हमको जो है लगता है आई थिंक सभी को जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो हमने चीज़ें निकाली है वो तुम्हारे जो है लघु क्षेत्रफल अवयव, जो लघु खंड कह सकते हैं, जो डी फाई ई दिया गया था उसके कारण जो चीज़ें आई हैं वो हमने आपको निकाली है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसका हम इतना पार्ट के कारण निकाल रहे थे। ठीक, यदि हम इसका संपूर्ण क्षेत्र लेते हैं। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्र में हमने बताया था कि कोई भी अगर राशि दी होगी तो हम उसका जो है होल इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? होल इंटीग्रल। ठीक है, देखिए होल इंटीग्रल में क्या करें, यहाँ पर लिख सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण। ठीक, तो संपूर्ण जो पृष्ठ के कारण होगा उसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे। ठीक, इधर देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ हम इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल करने में क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा होल इंटीग्रल डी फाई ई। ठीक है, इक्वल ये कांस्टेंट है 1/4πε0 Q। ठीक, और इस पर जो हमने होल इंटीग्रल लगा दिया डी ओमेगा। ठीक है, इधर हमने क्या किया कि होल इंटीग्रल डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q, और होल इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा? डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डी ओमेगा जो होगा वो होल इंटीग्रल हो गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो फाई ई के इक्वल। ठीक, दूसरी चीज़ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? देखिए हमने ये वाला भी घनकोण में जब बताया था तब बताया था कि जो उसका संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो घनकोण होता है वो 4π के इक्वल होता है। ये जब हमने डिफरेंशियल घनकोण की लिखाई है सॉलिड एंगल की, पहले वीडियो में आप देखेंगे जहाँ से हमने ये चालू किया गॉसेस थ्योरम वाला, उसमें हमने बताया था कि ये 4π के इक्वल होता है। जो होल इंटीग्रल होगा डी ओमेगा का वो किसके इक्वल हो जाता है? 4π के इक्वल होता है। ठीक है, बस सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 1/4πε0 Q इंटू 4π। 4π से 4π काट दिए तो यहाँ पर बचा फाई ई बराबर Q अपॉन में ε0। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो आ गए ये आपका क्या हो गया, ये आपकी गॉसेस थ्योरम निकल के आ गई। यही तो लिखा है कि फाई ई बराबर Q अपॉन में ε0। यही तो गॉसेस थ्योरम होती है, हमने अभी ऊपर लिखी थी। सबसे पहले अगर पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसके बारे में इसकी उपपत्ति कैसे की जा सकती है, इसके बारे में व्याख्यान कीजिए, तो सबसे पहले इसका नियम लिखेंगे। नियम में हमने बताया था इसमें कि अगर कोई बंद पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, उपपत्ति करने में क्या होगा, उपपत्ति करने में सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और फिर वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं जो अल्पांश लंबाई के कारण होगा। बाहर की ओर लिखेंगे, बाहर की ओर निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक। उसमें जो है क्या होता है, उसमें ई की वैल्यू रख देंगे और ई की वैल्यू रखने के बाद में ये वैल्यू जो होगी वो डी ओमेगा के बराबर होती है और उसका होल इंटीग्रल संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो 4 पाई के इक्वल होगा। यही लिखेंगे, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। लिखेंगे यही गॉस की प्रमेय है, ठीक है। ये हमने आपको एक डेरिवेशन आज पूरा कंप्लीट कर दिया। इसको आप लोग स्टडी करिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। बाकी के वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर में।